हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 5 का सेक्शन ए। और सेक्शन ए जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ना गाला के साथ साथ मार्वल के भी सारे सेक्शन ए अच्छे से कर लेना, जिसकी वजह से एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको हर एक एमसीक्यूज का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं आपको कि अगर आप लोग मेरे वीडियो देख लेते हो ना, तो इसमें मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताता हूँ, इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब तक आपका 12th खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा गाला पेपर 5 का सेक्शन ए। तो पहला क्वेश्चन क्या देके रखा हुआ है, फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड विच टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन ग्राफ। तो इनमें से कौन सा ग्राफ में इंक्लूड नहीं होता। तो देखो, हिस्टोग्राम जो है वो होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व भी होता है, पिक्टोग्राम नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पिक्टोग्राम। देन आगे बात करें नंबर 2, which of the following is useful in studying the regular and irregular long term changes in the economic activity। तो देखो, लॉन्ग टर्म चेंजेस के लिए स्टडी जो किया जाता है वो होता है टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, आप लोग अपनी बुक में टाइम सीरीज डायग्राम भी देख सकते हो। तो लॉगरिथमिक और ग्राफ फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ आपकी बुक में नहीं दिया, टाइम सीरीज वाला दिया है, तो आपका आंसर होगा टाइम सीरीज ग्राफ, ऑप्शन सी। देन विच कंट्री वाज द फर्स्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2014 रिपोर्ट। तो 2014 के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहली जो एचडीआई में कंट्री आती है ना, वो आती है नॉर्वे। तो याद रखना नॉर्वे है, ये चैप्टर नंबर 2 से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्वे का एचडीआई सबसे ज्यादा है। देन बात करें नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विच चेंज डज इकोनॉमिक ग्रोथ टेक इनटू कंसीडरेशन। तो देखो, इसमें से इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी चीज कंसीडर करता है। तो ये तो बहुत इजी है, याद रखना इकोनॉमिक ग्रोथ में हमेशा क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं। इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है ना, वो फोकस करता है प्रोडक्शन पे, आउटपुट पे, मतलब जितना हो सके उतनी क्वांटिटी का हम लोग प्रोडक्शन करें। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो कौन से बदलाव हुए, क्वांटिटेटिव चेंजेस हुए। बोलो, क्लियर हो गया। और अगर मान लो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता तो दोनों होता, ए और बी दोनों आंसर होते, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। What is the effect, नंबर 5 देखते हैं, what is the effect on the वैल्यू ऑफ मनी ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट एंड स्टेडी प्राइस इंक्रीज। अब देखो, जब कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस स्टेडी रहती है या इंक्रीज होती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वैल्यू क्या हो जाती है पैसों की। तो मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि ये पेन है, ठीक है, ये वाली पेन जो है वो मिलती है मान लो 10 रुपए की। ठीक है, अब मान लो कि इसकी प्राइस बढ़ेगी, कितनी हो गई, 50 रुपए हो गई। तो अब मेरे को एक पेन लेने के लिए 50 रुपए खर्च करने पड़ेंगे ना। पहले एक ही पेन 10 रुपए में आती थी। अब हुआ क्या, यहाँ पे अपनी जो ये पेन की वैल्यू है, उसकी प्राइस है वो तो बढ़ी है, पर अपने करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मतलब सेम प्रोडक्ट लेने के लिए अब मेरे को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो गई, करेंसी की कम हो गई, और हमारी परचेजिंग पावर भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा, डिक्रीज, ऑप्शन ए। बोलो, समझ में आ गया ना, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको एग्जांपल देके समझाया हुआ है। देन नंबर 6 है, फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड विच इंस्ट्रूमेंट इज इंक्लूडेड इन क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस कौन सा क्वांटिटेटिव मेजर, सॉरी क्वालिटेटिव मेजर है। ठीक है, क्वालिटेटिव पूछा हुआ है। तो देखो, रेपो रेट तो क्वांटिटेटिव होता है, बैंक रेट भी क्वांटिटेटिव है, सीआरआर भी क्वांटिटेटिव है। तो क्वालिटेटिव कौन सा है, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट, ये क्वालिटेटिव मेजर माना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग चैप्टर नंबर जब 4 करोगे ना, उसमें ये चीज प्रॉपर देके रखिए, आपको ये हेड पॉइंट्स आने चाहिए, तब जाके आप इसके आंसर्स दे पाओगे। देन है, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है, तो हर कंट्री में अपनी खुद की एक सेंट्रल बैंक होती है, जिसको अपने एपेक्स बैंक कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बात करें, तो नंबर 8, इन विच ईयर प्रधानमंत्री जनधन योजना बिगन। अच्छा, इसका बहुत इजी आंसर है, याद करने का तरीका भी बता देता हूं। ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, ये बीजेपी वाले लाए थे। ठीक है, अब बीजेपी सरकार आई कब थी, 2014 में। तो 2014 में ही इन्होंने आते ही ये वाली योजना लॉन्च की थी। तो इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
2014। देन आगे बात करें 9th, अकॉर्डिंग टू ऑल एस्टिमेट फॉर द ईयर 2011-12 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ 30 to 40% पॉवर्टी। इन सब में से 30 से 40% पॉवर्टी में कौन आता है, मतलब सबसे ज्यादा पुअर स्टेट कौन सा है, तो हम कहेंगे पंजाब तो अच्छा खासा है, जम्मू कश्मीर सही है, कर्नाटका सही है, उड़ीसा, उड़ीसा जो है वो आपका 30 to 40% की कैटेगरी में आता है। देन बात करें विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अ पर्सन इज कॉल्ड ओपनली अनएम्प्लॉयड। किस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट में कोई पर्सन को ओपनली अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, तो फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट को ही ओपनली अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आपके अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में जो पहला टाइप है ना वो यही है, फुल्ली अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ये वाला एमसीक्यूज तो आपको याद होना ही चाहिए। कौन से दिन को डिक्लेयर किया गया है एम्प्लॉयमेंट डे की तरह, ठीक है, तो यहां पे आंसर आएगा 2 फरवरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नंबर 12 पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स में हो और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी सुप्रीम बैच में आपको 4 सब्जेक्ट मिल जाएंगे, अकाउंट स्टैट्स के हर एक टेक्स्ट बुक के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे, एज वेल एज इकोनॉमिक्स और ओसीएम के आपको गाला पेपर के सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशंस और अकाउंट स्टेट्स के भी मिल जाएंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और आपके मान लो 5 से 10% भी बढ़ जाते हैं ना, मान लो आपके 80 आ रहे हैं, अगर हमारी बैच में ज्वाइन कर लोगे तो 90 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं और 4 सब्जेक्ट की फीस 1999 है जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाती तब तक। और हमारे टोटल 3 अलग अलग फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाऊंगा, देन कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे और हेमल सर आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। तो बहुत बढ़िया टीम है। अगर मान लो आप हमारे इस बैच के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in। ठीक है, और हमारा कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करवाना चाहते हो तो 7202012221। आगे बात करें, अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपके पास आईफोन है, आप आईफोन यूजर हो, तो आप लोग ऐप स्टोर से माई इंस्टीट्यूट करके एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और उसका ORG कोड वहां पे पूछेगा तो VUGKX ये ORG कोड डाल देना। ठीक है, तो सच बता रहा हूं मैं आपको, हमारी बैच में ज्वाइन करने से आपको बहुत फायदा होगा, आपका अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और ये बैच बहुत ज्यादा वर्थ इट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस बैच में ज्वाइन हुए हैं और उनका स्कूल का जो रिजल्ट है ना वो भी बढ़ा हुआ है। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदे कारक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नंबर 12। तो व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन इन द ईयर 1951 इन करोड़। तो 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन करोड़ में कितनी थी, तो याद रखना 36.1 थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 36.1। देन है नंबर 13, व्हाट वाज द इंडियाज डेथ रेट इन 2011। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इसको याद करने का तरीका क्या है। देखो 2011 में 7.1 लोग मरते थे, ठीक है, तो इसका 3 गुना लोग पैदा होते थे, तो 7 3 कितना होता है 21.8 लोग जो है वो पैदा होते थे और मरते थे 7.1। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 7.1। देन आगे बात करें, हाउ मच वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम ऑफ 2011-12। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडिया में कितना था, तो भाई 13.9 था। सबसे कम एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। धीमे धीमे जब से आजादी हुई थी तब से लेकर एग्रीकल्चर सेक्टर गिरता जा रहा था और 13.9 रह गया था। देन है इन टूडेज टाइम। अच्छा ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बच्चों को डाउट हो जाता है, गलत टिक करके आ जाते हैं कि आज के टाइम में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मोस्ट मोबाइल है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो याद रखना एंटरप्रेन्योरशिप मोस्ट मोबाइल है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एंटरप्रेन्योरशिप आंसर आएगा। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखोगे ना तो एंटरप्रेन्योरशिप आंसर दे के रखा है। और अगर मोस्ट की जगह लिस्ट पूछा होता तो लिस्ट मोबाइल में आता लेबर, अगर मोस्ट की जगह पूछा होता तो, बट मोस्ट पूछा है तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा एंटरप्रेन्योरशिप। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डज डिटरमाइन द साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड की साइज किस पे डिपेंड करती है, अपने कंट्री के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन नंबर 17, कितना अमाउंट चाहिए टाइनी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अप टू 25 लाख चाहिए।
ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले चैप्टर नंबर 10 से है। याद रखना 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट चाहिए टाइनी इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल के अंदर आपको चाहिए होगा 25 लाख से लेकर के 5 करोड़, मीडियम स्केल में चाहिए होता है 5 से 10 करोड़ और लार्ज स्केल में 10 से ज्यादा का लार्ज स्केल में होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट साइज आप लोग याद रख लेना। देन नंबर 18, डैश इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंटिंग टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है लार्ज स्केल के लिए भी वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो लार्ज स्केल की कॉम्प्लीमेंटिंग भी मानी जाती है। विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, कौन से ऐसे एज ग्रुप के बच्चे हैं जिनको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, कितने ईयर्स के बीच में कंपलसरी और फ्री मिलना चाहिए? तो याद रखना 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। देन लास्ट एमसीक्यूज आया, व्हाट इज कंसिडर एज टोनिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट पॉट्स एंड सीड्स। तो देखो याद रखना ऑप्शन डी है 10 पर्णी अर्क। इसका मतलब क्या होता है? तो 10 पर्णी अर्क मतलब होता है एक तरह का ये पेस्टिसाइड्स है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है, जहां पे गौमूत्र, गोबर, इन सबको मिला के बनाया जाता है, जो कोई एक क्रॉप होता है ना उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है, और जिसको अपने 10 पर्णी अर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कंट्री में फ्रूट पॉट्स और सीड्स के डेवलपमेंट के लिए। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोग को 20 के 20 एमसीक्यूज प्रॉपर तरीके से समझा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।